हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। मेरा नाम है मनीष। आप सभी का वेलकम है सोशियोलॉजी के ऑप्शनल कोर्स में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। अपने इंट्रोडक्शन को मैं आप सभी को बताऊंगा, साथ ही हम लोग सोशियोलॉजी जो सिलेबस है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसे कॉम्प्रहेंसिव ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि जो सोशियोलॉजी का जो पूरा सिलेबस है और जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको कैसे टैकल किया जाए। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भाई बहुत ही लीडिंग रोल प्ले करता है। वैसे सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी के साथ क्या है कि जैसे आप अगर आप एसए की तैयारी कर रहे हैं तो एसए में आपको तो एज मिलता है, आप एथिक्स के लिए आ रहे हैं उसमें एज मिलता है। अगर आप लास्ट ईयर के सिलेक्शंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 10% सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन वो सोशियोलॉजी से ही निकल कर आ रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक इजी सब्जेक्ट है, हमारी आपकी ज़िंदगी से, रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, जिसको आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को, जो कि बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव ढंग से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है कि सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। ठीक है, कि समाजशास्त्र बेसिकली क्या है, उसमें सबसे पहली यूनिट देखिए, जैसे हम लोग क्या होता है कि सिलेबस भी बहुत ही बहुत ही कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सिलेबस में कि समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ, एक डिसिप्लिन कैसे मेंटेन हुआ, और इस धीरे धीरे ये 10 यूनिट हैं जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज की इन यूरोप में। क्योंकि सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट ये इमर्ज हुआ है यूरोप में, क्योंकि जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से ही सोसाइटी में चेंजेस आने स्टार्ट हुए थे। और इस सोसाइटी के चेंजेस को उस समय के जो फिलोसफर थे, जिसमें सेंट साइमन जो कि ऑगस्ट कॉम्ट के जो है कह सकते हो कि उनके टीचर थे, उनके प्रोफेसर थे, उन्होंने सबसे पहले इसको समझा था। साथ में ऑगस्ट कॉम्ट ने इसे बहुत ही जो है कह सकते हो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित करा था, बहुत ही ऑर्डर में लाने का काम करा था। इसलिए फादर ऑफ सोशियोलॉजी मिस्टर ऑगस्ट कॉम्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो इनको जो है माना जाता है कि यूरोप में जो इमरजेंस हुआ था, उस इमरजेंस के फैक्टर्स जो थे, उन फैक्टर्स को जो है सिस्टमेटिक ढंग से जो है समझने का काम किसने करा था? ऑगस्ट कॉम्ट ने करा था। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ आप वहाँ से पहले सीखोगे। सेकेंड यूनिट में है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड द कंपेरिजन विद द अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, तो सोशियोलॉजी एक नेचुरल साइंस नहीं है। ये मैं जब कह रहा हूं तो इसको आप समझिएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी दूसरे अदर जो सब्जेक्ट हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन सभी से मिलकर बना है। ऑगस्ट कॉम्ट खुद एक वर्ड यूज करते हैं, जिसके लिए वो वर्ड यूज करते हैं सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस का। बट वो वहाँ पर एक बात बोलते हैं बहुत ही क्लियरली, वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी का जो बेस है वो मैथमेटिक्स है। वो एक फार्मूला देते हैं जो मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगा। वो एक फार्मूला देते हैं जो शेयर करना चाहूँगा आप सभी के सामने। वो ऐसे फार्मूला है MA PC BS का। ठीक है, तो सबसे पहले है मैथमेटिक्स, मैथ है, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, देन सोशियोलॉजी, देन सोशियोलॉजी। तो कहते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो एक बेस देता है, क्योंकि मैथ जो है बहुत ही रेशनल थिंकिंग करता है, आंकड़ों का विश्लेषण करता है। तो इसलिए वो बताते कि जो मैथ है वो सबसे बेसिक चीज़ है किसी चीज़ को समझने की। उसके बाद वो दूसरी बातें करते हैं। अच्छा, किसी एक चीज़ को हमें और समझना होता है। जब भी किसी आप फिलोसफर को पढ़ें, चाहे आप इथिक्स की तैयारी कर रहे हो या किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, उसका बैकग्राउंड जरूर पढ़ें। जो ऑगस्ट कॉम्ट हैं वो बैकग्राउंड उनका ये था कि वो पेशे से इंजीनियर थे, उनका प्रोफेशन जो था वो इंजीनियर का था। तो ये चीज़ भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, ये चीज़ भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ जब हम बेटा पढ़ेंगे तो जो स्कोप में पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम अदर सोशल साइंसेस से पढ़ेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जो उससे रिलेट करके पूछेगा तो पूछेगा कि उसका हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, दोनों में कोरिलेशन पूछेगा, इकोनॉमी से पूछेगा, साइकोलॉजी से पूछेगा, फिलॉसफी से पूछेगा। इनफैक्ट पूछ चुका है, आप लोग लास्ट ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो ये पाएंगे। फिर है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस का क्या मतलब है? यहाँ पर ये चीज़ आती है, कॉमन सेंस
इन जनरल जो हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में या अपने जो जिस तरह से हमारा ग्रोथ होता है, सोशलाइजेशन होता है, उस प्रोसेस में जैसा हमारा डेवलपमेंट होता है उस तरह से हमारा कॉमन सेंस विकसित होता है। एक तो ये जनरल बात होती है। दूसरी, सोशलॉजी का उससे क्या रिलेशन है। जैसे मान लो कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लो आजकल होमोसेक्सुअलिटी एक प्रॉब्लम आ रही है, एक सिचुएशन आ रही है सोसाइटी में, उसे प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए। तो उस बात को एक सोशियोलॉजिस्ट कैसे समझेगा कि सोसाइटी में अगर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं तो इसका रीजन क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, और एक आम आदमी कैसे समझेगा, एक इसे फिलोसफर किस तरह समझेगा, एक सोशलॉजिस्ट किस तरह समझेगा, या एक दूसरे नेचुरल साइंसेस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला या मैथमेटिक्स वाला उसे कैसे समझेगा। जाहिर सी बात है कि उसकी थिंकिंग में, उसके कॉमन सेंस में डिफरेंस होगा, क्योंकि कॉमन सेंस भी एक पर्टिकुलर फेनोमेना नहीं है, वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हर सब्जेक्ट का कॉमन सेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हम उसके साथ समझेंगे। फिर मैंने क्वेश्चन लिखा है जो लास्ट ईयर पूछा गया है, डिलिमिट्स द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन द रिलेटेड ऑफ अदर सोशल साइंसेस। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया, अदर सोशल साइंसेस के साथ जब पूछा गया तो यहां पर आप कंपैरिजन में 2-3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास वर्ड्स की लिमिट होती है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, इकोनॉमी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, राजनीति विज्ञान ले सकते हैं यानी कि पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, उसके साथ आप इसके साथ शेयर करेंगे। देन आपकी जो सेकेंड यूनिट आती है उसमें यह आता है, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी है। क्योंकि जो सोशियोलॉजी है, जैसे मैं इस समय पीएचडी कर रहा हूं, तो मैं आपको बताऊं, कोई भी जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम ऐसे नहीं बोल देते कि बस ऐसे हो गया। वो एक आम आदमी इस तरह से बोलता है। जब कोई शोधार्थी या रिसर्चर या कोई फिलोसफर उस तरह बात को बोलता है तो बहुत ही सेंट्रलाइज ढंग से बोलता है। उसमें वो जो डिटेल डेटा यूज करता है, जैसे उसने ऑब्जर्वेशन मेथड यूज किया है क्या। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे वो देखेगा कि आजकल बच्चों में जो फैशन की या फैड की एक नई तरीके की टेंडेंसी आई है। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे स्पाइक करके बाल खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, वो जेल लगा रहे हैं बालों में, और 6 महीने बाद वो अपने बाल को कलर करने लग गए हैं, जो रेड कलर भी हो सकता है, ग्रीन कलर भी हो सकता है, यानी कि हिप्पी कल्चर में वो मान लो शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक सोशलॉजिस्ट उनके मेंटेलिटी को समझेगा। अब चूंकि हर चीज आज के जो है ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इकोनॉमी से रिलेट करती है, तो आज का एक ऐसा टाइम है जहां पर्टिकुलरली इस तरीके से समझना पड़ेगा कि अगर कोई कंपनी कोई ब्रांड बना रही है तो उसकी कंज्यूमिंग कैपेसिटी को जानेगी पहले। तो देखेगा कि अगर ये 15 से 18 साल के बच्चे को, एक सोशलॉजिस्ट इस तरीके से स्टडी करता है कि 15 से 18 साल तक के बच्चे का जो कैसा उसकी टेंडेंसी, उसकी मनोवृत्ति कैसी है, वो किस तरीके से वो चीज़ों को लेना चाहता है, मतलब उसका फैशन का जो है क्या तरीका होगा, या 18 से 25 साल वाले का क्या होगा, 18 to 25 का क्या होगा, 25 से 30 साल वाले का क्या होगा। इस तरीके से वो कैटेगराइज करके देखेगा। फिर वो देखेगा कि पर्टिकुलर किस एज ऑफ ग्रुप के लोग किस तरीके की चीज़ें चाहते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि उनका जो वेस्ट है वो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसी चीज़ें बना पाएंगे जो हिट करती होंगी मार्केट को, जो लोग यूज करना चाहते हों। इसीलिए आज का जो टाइम है उसमें यूएस वगैरह में साइकोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट को जितना पे किया जाता है उतना एक साइंटिस्ट को नहीं किया जाता, क्योंकि आज के टाइम में जब हम एआई के युग में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में हैं, और ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्शन होना बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्शन को कंज्यूम करना बहुत बड़ी बात हो गई है। तो एक तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर फिर मैंने दूसरी यूनिट से रिलेटेड पहले क्वेश्चन लिख दिया है, हालांकि हम लोग पहले यूनिट डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें मैंने रिसर्च की बात करी, जिसमें बात करी गई साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक की। तो मैंने बताया कि जैसे क्वेश्चन पूछ चुका है सोशियोलॉजी एज ए साइंस, तो आपको उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा। ठीक है, कि जैसे रिसर्च में जब हम कोई स्टडी करते हैं, तो बाकायदा उसका एक चैनल होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है हम किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं। मतलब जैसे आप इस तरीके से देखने गए कि डोमेस्टिक वायलेंस सोसाइटी में हो रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस को 3-4 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है अगर मान लो आप लखनऊ या किसी मेट्रो सिटी में हैं, तो आप वहाँ देखोगे, आप वहाँ महिला से बात कर सकते हो शहर के अंदर, तो बताएगी कि मेरे साथ ये, क्योंकि वो खुद पढ़ी लिखी और अवेयर है। लेकिन आप एक देहात में गए तो वहाँ आपको अलग सिचुएशन मिलेगी। आप अगर स्लम्स में गए वहाँ सिचुएशन अलग मिलेगी, अगर आप टाउन में गए वहाँ अलग सिचुएशन मिलेगी। तो आपकी जो क्वेश्चनायर है वो चेंज हो जानी चाहिए। अगर उस तरह से पूछोगे तो गाँव का व्यक्ति आपको भगा देगा, वहाँ की महिला भगा देगी, जो वो इस तरह से बोलेगी। इनफैक्ट बोला जा चुका है हम लोगों के जो है साथ के रिसर्चर से कि तुमसे क्या मतलब है।
तो आपको अलग अलग तरीके से अपनाना पड़ेगा, क्वेश्चनायर चेंज करनी पड़ेगी, आपको जो है अपने ट्रेंड्स चेंज करने पड़ेंगे क्वेश्चंस के। तो ये सारी चीजें हम यहां पर सीखते हैं, ये सारी जो चीजें हैं हम यहां पर जो है सीखते हैं, ठीक है। सेकंड पेज पर आते हैं, सेकंड पेज पर आते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पर है रिसर्च एंड मेथड इन एंड एनालिसिस के बारे में, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको यहां पर दो तरीके की बातें दी गई हैं आपके सिलेबस में, वैसे तो काफी चीजें हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। अब ये बेसिकली होता क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना पूरा सिलेबस होने में प्रॉब्लम होगी। तो जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है इसमें हम आंकड़ों का यानी कि नंबर्स को कलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ द जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव मेथड होता है इसका ये मतलब होता है कि हमारे नंबर्स में हम बहुत ज्यादा नंबर्स पर फोकस नहीं करते, हम ये फोकस करते हैं कि कितना अच्छे तरीके से हमने रिसर्च करके, कितने अच्छे तरीके से हमने मेथड यूज करके डेटा को लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे आप 10 घंटे बैठे हैं और आप ये बैठ रहे हैं कि मेरी सिटिंग पढ़ने की 10 घंटे है, लेकिन कोई बंदा 4 घंटे बैठकर अच्छे से सिटिंग करके वो ज्यादा उससे ज्यादा नॉलेज ग्रास्प कर रहा है, तो ये हुआ क्वालिटेटिव मेथड। और जो क्वांटिटेटिव मेथड हुआ कि आपने 10 घंटे यूज करे। बट रिसर्च में ये अलग अलग तरीके से यूज होता है, हो सकता है कि आप लोगों ने भी सोशियोलॉजी ना पढ़ी हो तो मैंने इस तरह से समझाया, बट वो हम लोग इसको साइंटिफिक टेम्परामेंट में देखेंगे। फिर है टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन। तो बेटा इसके अंदर कई सारी चीजें हैं जो मैंने अभी बताया। टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन का मतलब होता है कि तथ्य संग्रहण की पद्धतियां, इसे हिंदी में ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे आप डेटा ले रहे हो तो आप कैसे किसी से बात करोगे, या क्या आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो आप, क्वेश्चनायर आपकी हो सकती है, आपकी क्वेश्चनायर हो सकती है, आपका एक शेड्यूल भी होता है बेटा, शेड्यूल भी होता है, शेड्यूल आपका हो सकता है, ठीक। आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के अंदर भी कई सारी चीजें हैं, एक इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड दो मेथड होते हैं, ठीक। जैसे आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाओगे तो नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है, वो कुछ भी पूछते हैं, हो सकता है पूरा इंटरव्यू आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में चला जाए, हो सकता है पूरा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में चला जाए, हो सकता है पूरा इंटरव्यू आपके फादर के प्रोफेशन के बारे में चला जाए, तो डिपेंड करता है, चूंकि वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। बट आप यहाँ पर सोशियोलॉजी में चूंकि पर्टिकुलर आपको पता है कि आप किस विषय में आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप ज़्यादातर रिसर्च को जो है स्ट्रक्चर्ड मेथड को यूज करते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स, इसको हिंदी में चर बोलते हैं, वेरिएबल्स, कि कितने तरीके के मेथड हैं डेटा संग्रहण के, डेटा कलेक्शन के चर की जो है, जैसे इसमें नंबर्स में हम ले रहे हैं, नंबर्स में ले रहे हैं क्या हम, या हम उस तरह से ले रहे हैं कि कोई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आपने कोई ऐसे सेंसिटिव विषय पर बात करी जहां पर आप नंबर वहां पर नहीं ले सकते, वहां पर आपको सुनना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कोई आप गांव की स्थिति को जानना चाहते हैं कि वहां प्रधान कैसे काम कर रहा है, मान लो आप पंचायती राज सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं और आपको पता है कि जो प्रधान है काफ़ी जो है ताकतवर है, लेकिन उससे आपको डेटा लेना है, आप ना तो वहां पर रिकॉर्डर रख सकते हैं ना कोई चीज़ रख सकते हैं, तो दूसरे तरीके से आप उससे अपने तरीके से, आप पढ़े लिखे तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से उससे आप क्वेश्चन पूछते चले जाएंगे और उसके आंसर आप पाते चले जाएंगे। देन आप उनको शाम को नोट करेंगे, घर पर आकर नोट करेंगे, तो इससे अलग अलग टेक्निक यूज होती हैं। फिर ये सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का जो है मेथड यूज होता है डेटा कलेक्शन में, सैंपल देना, सैंपल भी अलग अलग तरीके से होता है। सैम्पलिंग साइज जो मैंने अभी आपको बताया कि आप किस कैटेगरी के लोगों का स्टडी करना चाहते हैं, क्या आप टाउन के बच्चों का स्टडी करना चाहते हैं, आप क्या जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी का स्टडी करना चाहते हैं, मेगालोपोलिस सिटी का स्टडी करना चाहते हैं, या एक छोटे जो है महानगर का अध्ययन करना चाहते हैं, तो अलग अलग आपको अलग अलग स्टडी पर अलग अलग जो है डेटा मिलेगा। जैसे आप साउथ दिल्ली में जाएं, वहाँ की लड़कियाँ बहुत फ्रैंक आपको मिलेंगी, वहाँ के बच्चे बहुत फ्रैंक मिलेंगे, और अगर आप पुरानी दिल्ली चले जाएं, वहाँ के बच्चे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम फ्रैंक मिलेंगे। आप लखनऊ आ जाएं, यहाँ से और उससे कम फ्रैंक मिलेंगे, आप टाउन में चले जाएं उसमें और कम फ्रैंक मिलेंगे, और गांव में चले जाएं तो उससे और। तो डिपेंड करेगा आपको, उसमें आपको अपनी क्वेश्चनायर में क्वेश्चन का नेचर चेंज करना पड़ेगा। आपको आंसर एक ही पाना है, एक ही क्वेश्चन है, पर उस क्वेश्चन के पूछने के तरीके आपको बदलने पड़ेंगे, तो ये सैंपलिंग में आता है। फिर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब होता है कि आप पहले से किसी चीज को एनालाइज करें, एक हाइपोथेटिकली आपने अपना एक डेटा बना लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक कोचिंग खोलना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये ऐसे तो नहीं होगा कि मैं रेंडमली गया और मैंने कोचिंग खोल दी, या मैंने कोई काम सोचा और मैंने बस शुरू कर दिया। ऐसे जब भी आप करते हो तो आप फेल ही होते हो लगभग।
आपको करना क्या होता है कि आपको पूरा एक एज्यूम करते हो कि मैं 1 साल का बर्नआउट लेकर चलूंगा या 6 महीने के या 3 महीने, कुछ भी आप ऐसे मान के चलते हो, पहले से आप एज्यूम करते हो। दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके घर में 500 लोगों के खाने की व्यवस्था आपने करी, एक छोटा सा आपने प्रोग्राम करा है, मान लो एक कोई अच्छा सा प्रोग्राम आपने अटेंड जो है वो करा है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या रही? प्रॉब्लम ये आ रही है आपने रेंडमली किसी को भी निमंत्रण दे दिया। आप अगर आप पर्टिकुलर आप नंबर्स आप नहीं रखोगे और उसका एक ओवरऑल आप जो है एक हाइपोथेसिस नहीं बनाओगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहां पर आपको प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एक अपना जो है कह सकते हो कि एक रेंडम तो नहीं, प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो आपने मान के रखा कि 500 लोगों के खाने की व्यवस्था, उसको आप 1000 रुपये प्लेट के खाने के हिसाब से रख रहे हो, तो आपको ये हो सकता है कि प्लस माइनस 50,000 ऊपर नीचे ठीक हो सकता है, लेकिन या 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। ये नहीं होगा कि आपने 5 लाख का सोचा था और आपने 8 लाख खर्चा कर दिए, तो वहां भी आपको मदद मिलती है। प्लस ये जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कंसेप्ट है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, यहां +2 फ्लोर नहीं होता है। हो सकता है आप एक घर में एक घर जो है जाएं और महिला से पूछें कि आपके पति क्यों मारते हैं, वो कह दे कि शराब की वजह से मारते हैं। दूसरे घर में दूसरी महिला दूसरी कोई समस्या बताए, तीसरे घर में तीसरी महिला कोई समस्या बताए, और आप डोमेस्टिक वायलेंस पर स्टडी करने गए, आप जो है हो सकता है बहुत परेशान होकर वापस लौटे कि मैं अपनी फाइंडिंग्स में क्या लिखूं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, और आपका जो गाइड है जो आपको या जो आपकी स्टडी पढ़ने वाले, वो भी कैसे मान लें कि आपने सही स्टडी करी कि नहीं करी। जब वो देखेंगे कि पर्टिकुलर एक गांव में अलग अलग डेटा में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तो कैसे वो स्वीकार करेंगे। तो सोशियोलॉजी या किसी भी जो है जो ऐसे साइंस होते हैं, सोशल साइंसेज होते हैं, यहाँ पर ये बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए कहा जाता है कि सोशल साइंसेज कभी नेचुरल साइंसेज नहीं हो सकते, बट कोशिश की जाती है कि जितना भी मैक्सिमम एक्यूरेट डेटा लाने का प्रयास हो सके। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये कोशिश की जाती है कि अलग अलग, जैसे मैंने अभी सैंपलिंग बताई, तो सैंपलिंग में आपने से मान लो आपने सैंपलिंग का यूज करा, तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं देखना चाहता हूं कि 18 से 25 साल के बच्चे किस तरीके के फैशन को पसंद कर रहे हैं। अब वो फैशन को जिस तरीके से पसंद कर रहे हैं, तो आपने कैटेगरी पाली, और मान लो आपको चाहिए कि हर क्लास के लोग मिल जाएं वहाँ पर, हर और कास्ट सिस्टम भी इंडिया में है, उस तरीके के भी लोग मिल जाएं, तो वहाँ आपको फ़ायदा होगा। तो आपका क्या तरीका आप अपना सकते हो, क्या आप किसी मॉल में चले जाओ या किसी आप यूनिवर्सिटी के पास चले जाओ और अलग अलग जो है वहाँ पर आप लोगों से बात कर लो। आपको ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट भी मिलेगा लड़का, ग्रेजुएट मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट मिलेगा, एमफिल मिलेगा, पीएचडी वाला मिलेगा। आपने अलग अलग कैटेगरी के, आपको बीए, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, है ना, अलग अलग कैटेगरी का बच्चा आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपकी जो सैम्पलिंग हो सकती है वो ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव हो सकती है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग एज ए इंडियन एक किसी न किसी कास्ट सिस्टम में हैं, किसी न किसी चीज़ में है, ठीक है, उस चीज़ का बायसनेस या उसका जो बायस का इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी साइकी पर चाहे तो 1% हो, वो होता ज़रूर है। ये चीज़ भी सबसे ज़्यादा रिसर्च को ख़राब करती है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि अगर आप रैंडम सैम्पलिंग यूज करें, एक मेथड होता है सैम्पलिंग के अंदर रैंडम सैम्पलिंग, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। आपने किसी की जाति पूछी, हो सकता है आपकी जाति से वो रिलेट कर गया, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बायस हो सकता है, हो जाए, ये संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आप अगर रैंडम सैम्पलिंग आपने यूज कर ली तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस कास्ट का है, तो फिर आप जो है वहाँ पर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रह पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है सोशियोलॉजी थिंकर्स या सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। ये जो है सबसे अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि सारी चीज़ यहीं पर आपका अगर इंटरव्यू पैनल में स्पेशलाइज्ड बैठा हो सकता है मिल गया, वैसे तो कभी वैसा नहीं होता है कि वो बैठाएं, पर अगर हो गया ऐसा स्पेशलाइज, तो आपसे बहुत ही गहरे क्वेश्चन पूछेगा और वहाँ पर ही आपको जो है नंबर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपके हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो थिंकर्स में क्या होता है कि बेसिकली 3 मेथोडोलॉजी होती है। एक होता है 3 मेथोडोलॉजी होती है, मैं आप सबको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस विषय में। सोशियोलॉजी में बेसिकली 3 मेथोडोलॉजीज होती हैं जिन पर पूरी सोशियोलॉजी बेस्ड है। एक होता पॉजिटिव मेथड, सेकंड है मार्क्सिस्ट,
मेथड एंड नेक्स्ट है इंटरेक्शन मेथड। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रकार्यवादी पद्धति, इसे बोलते हैं मार्क्सवादी या कार्ल मार्क्सियन पद्धति, ठीक है, उसका मार्क्स का मार्क्स ही आता है, और इसका अंतःक्रियावादी पद्धति से बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग में होता है, जैसे मान लो इसे इस तरह से समझाया जा सकता है कि इस श्रेणी में आने वाले, इस कैटेगरी में आने वाले जो थिंकर्स हैं वो किसी घटना को, किसी जो है घटना को उसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं। जैसे मान लो आजकल की लड़कियां, गांव की लड़कियां जीन्स पहनती हैं समझाने के लिए, क्योंकि मैं ये बात लड़कियों की क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जेंडर बायस बहुत ज़्यादा है, जो है जो डिटर्मिनेशन है, जो निर्धारणवाद का सिद्धांत है हिंदुस्तान में, उसमें पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा काम करती है। तो अगर कोई लड़की पढ़ने से हरा रही है तो उस पर सबसे पहला क्वेश्चन मार्क अगर गांव की ही तो लगता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर वो उसके साथ कोई लड़का खड़ा है तब भी क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये सारी चीज़ें, एक सकारात्मक सोच रखने वाला सोशलॉजिस्ट उसे सकारात्मक नजरिए से रखेगा कि ऑब्जेक्टिव है लड़की, वो फेमिनिस्ट का झंडा लिए नहीं घूम रही है, ठीक है, ये चीज़। तो ये जो है उसको सकारात्मक नजरिए से देखेगा, पॉजिटिव नजरिए से देखेगा, किसी घटना को पॉजिटिव नजरिए से देखेगा हमेशा। कॉन्टिन्यू जो चेंजेस आ रहे होंगे सोसाइटी में, जैसे आज डवरी पर जो है काफ़ी बात होती है, लेकिन ये कोशिश की जाती है कि डवरी सिस्टम को जल्दी से जल्दी इरेडिकेट कर दिया जाए। तो जो कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज के प्रोसेस, उसका एक कंसेप्ट माना जाता है कि एक्सोगैमी एक अच्छा जो है ऑप्शन हो सकता है। एक्सोगैमी का मतलब है बहिर्विवाह। हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडोगैमी ही करनी पड़ती है, ठीक है। इंडोगैमी का मतलब अपर कास्ट का लड़का और जो है निचले कास्ट की लड़की सेम कास्ट में, उसमें भी तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। सेकंड चीज़ है ये जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का व्यक्ति है, अगर कोई मान लो कि 4 लोग ज़्यादा तेज बात कर रहे हैं तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का लोग उसको निगेटिव फॉर्म में देखेंगे। ये लोग कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये इनका मानना है कि सोसाइटी में स्टेबलाइजेशन के लिए रेवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। ये लोग उस निगेटिव पर्सपेक्टिव तो नहीं कहना चाहिए, पर उसको कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं। और जो इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सपेक्टिव है, लेकिन हर एक मेथड में कुछ ना कुछ कमी होती है दोस्तों, है ना। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये जाकर इसको माइक्रो स्टडी भी बोला जाता है, इसको माइक्रो स्टडी भी बोला जाता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो कि 4 लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर 4 लोग खड़े हैं और बात कर रहे हैं, तो ये इस मेथड के लोग बोलेंगे कि यहाँ जाकर देखो और बात करो, यहाँ जाकर देखो और बात करो, तब रियलिटी पता चलेगी। इसलिए मैंने यहाँ लिखा माइक्रो स्टडी पर ये लोग फोकस करते हैं। लेकिन इस स्टडी की एक प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो सिद्धांत होंगे, इसकी जो थ्योरी होंगी, उनको बहुत ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं ले जा सकते। क्यों? इस वजह से नहीं ले जा सकते, लेकिन अप्रोप्रिएट होंगी, अच्छी बात है। जो फाइंडिंग्स आएंगी वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होंगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में न लग पाना एक चुनौती है। क्योंकि जैसे मान लो एक कार्ल मार्क्स ने कोई थ्योरी दी, तो उसको मार्क्सिस्ट इंटरेक्शनिस्ट बोलेगा कि जिस क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात मार्क्स करता है वो तो यूरोप में हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वो वहाँ हुआ। हिंदुस्तान का किसान तो खेती करता था, तो उसकी कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर फेल है, वो तो ऐसे काट देगा। ये जो है, ये जो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव वाला है, मार्क्स की बात को काट देगा। और जो पॉजिटिविस्ट है, जो सकारात्मक सोच रखने वाला जो फिलोसफर है, जैसे अगस्त काम्ट, स्पेंसर, दरखाइम, तमाम ऐसे फिलोसफर्स हैं, सोशलॉजिस्ट है, तो ये लोग जो है उसको कहेंगे नहीं वो बात जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो आपस में ही थेरीज में कॉन्फ्लिक्ट है, पर तीनों जो तरीके की थेरीज हैं सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। तीनों तरीके जो थेरीज हैं वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये 3 बेसिकली जो है मेथड होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके कोर्स में है, और यूपीएससी के कोर्स में पहले जब पीसीएस का एग्जाम होता था तो ज़्यादा थिंकर होते थे, यूपीएससी में कम है, 7 है मात्र। सबसे पहले कार्ल मार्क्स, ठीक। तो कार्ल मार्क्स के बारे में 2 चीज़ें पढ़नी। सबसे बेसिक तौर पर 2 चीज़ें, जो हिस्टोरिकल मेटलिज्म, इसके साथ इसको एक जनरली लोग जो है डायलेक्टिकल मेटलिज्म और हिस्टोरिकल मेटलिज्म में डिफरेंस करते हैं, बट दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। वैसे अलग हैं पर दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। डायलेक्टिकल मेटलिज्म का मतलब है, जैसे उसको हिंदी में बोला जाता है वाद, प्रतिवाद और जो है संवाद। इंग्लिश में बोलते हैं थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपके घर में कोई प्रोग्राम होना है और 2 बड़े बेटे हैं, 2 बेटे हैं और फादर हैं, तो बोला गया 3 गेस्ट हाउस हैं, चलो देख कर आते हैं। तीनों लोग देख कर आए, अलग अलग गेस्ट हाउस, जाहिर सी बात है फैसिलिटी वाइज, प्राइस वाइज तीनों में डिफरेंसेस होंगे।
आपस में बातचीत हुई और हर किसी को मान लो तीनों पसंद आ रहे हैं, जो देखने गया उसको पसंद आ गया, अपने अपने तरीके से वो जस्टिफाई कर रहा है। अगर रेट ज़्यादा अच्छा है तो फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, तो अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करा। तो आप क्या करोगे, जब मिलकर बात होगी कि आप एक तो फाइनल करना है, तो ये सिंथेसिस इसमें ये होता है कि जो आपका अगर महंगा ज़्यादा अच्छा है तो मेरा बजट इतना नहीं है, आपका ज़्यादा चीप है तो वहाँ फैसिलिटी बहुत ख़राब है, तो एक जो है मिडिल पाथवे लेकर चला जाता है। ये जो सिंथेसिस का कंसेप्ट ये काम करता है, ठीक है। तो इसमें इसी तरीके से मार्क्स ने बताया, मार्क्स जो है अपनी जो पूरी एनालिसिस है उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में एक्चुअली ले जाकर देखता है। कैसे देखता है, वो बोलता है जो सबसे पहले की सोसाइटी थी वो एंशिएंट सोसाइटी थी, बेसिकली वो आदिम समाज था, जहाँ पर जो है क्लासलेस सोसाइटी थी, क्योंकि कोई सोसाइटी को रूल नहीं करता था, सभी लोग ट्राइबल तरीके से रह सकते थे। फिर धीरे धीरे जब कबीले डेवलप हुए, जब एग्रीकल्चर होने लगे, फिर हायरार्की डेवलप होनी शुरू होगी। मार्क्स को हायरार्की से बहुत तकलीफ है, क्योंकि मजदूरों की बात करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेबर है, ठीक है, ये चीज़। दूसरी बात है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, एमओपी की बात करता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन में वो कहता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा थोड़ा सा। सो एमओपी, ठीक है, मीन्स ऑफ एमओपी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हिंदी बोलते हैं उत्पादन के साधन। प्लस प्रोडक्शन रिलेशन की बात करता है, ठीक, यानी उत्पादन के साथ संबंध, उत्पादन के साथ संबंध, ये दो चीजें हैं जहां पर उसका पूरा एमओपी टिका हुआ है। इसी ये पूरी थ्योरी है एक्चुअली। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ लेमैन की तरह से। यानी उत्पादन के साधन क्या हैं बेसिकली। जैसे आज की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, एआई यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग हो रहा है, रोबोटिक्स यूज हो रहा है। तो उत्पादन के साधन किस तरीके के हुए, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन वाले हो गए, ऑटोमेशन वाले बेस्ड हो गए, ठीक, ऑटोमेशन बेस्ड हो गए। और आज के जो रिलेशन है वो किस तरीके से हैं, रिलेशन किस तरीके से हैं। एक टाइम होता था जहां पर लेबरर, ठीक, और मशीन दोनों को बराबर इक्वल माना जाता था। गांधी जी कहते थे अगर लेबर और मशीन दोनों का आपस में जो कोहेरेंस, आपस में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री चलने के लिए। बल्कि वो कहते थे लेबर, यानी जो लेबर है, जो मजदूर है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। और आज के टाइम में आप क्या देखते हो, आज के टाइम में आप देखते हो कि हर एक चीज़ ऑटोमेशन से, यानी कि रोबोट से हो रही है। अगर मान लो एक खुदाई भी करनी तो जैसे भी सोचो 200-300 आदमी का काम एक दिन में करके रख दे रही है ना। तो ये चीज़ ऑटोमेशन पर बात जा रही। तो एक यहाँ पर सोशलॉजिस्ट हुए, उनका नाम था कार्ल विटफोगल। उसने हाइड्रोलिक चेंज की बात करी, उसने हाइड्रोलिक चेंज की बात करी। और हाइड्रोलिक चेंज का मतलब है, उसने कहा कि जो है हाइड्रोलिक चेंज की बात करी, उसने कहा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब जो उत्पादन के संबंध हैं वो बदल जाएंगे पूरे तरीके से। यानी कि जो लेबर और जो है जो मालिक के संबंध वो पूरे तरीके से बदल जाएंगे। आज आप देखते हो कि जो मजदूर की जो बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि उनके पास मशीन है, वो मशीन से सब चीज़ें करा लेंगे। वो तो चाहते हैं कि ऑटोमेशन पर हो। अभी आप देखते हो 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में एक बात निकल कर आई थी, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहा गया था कि सभी लोगों को यूबीआई दे दो, सभी लोगों को यूबीआई दे दो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम आप दे दीजिए। इसका मतलब है कि उन्हें न्यूनतम महीने का खर्च दे दीजिए और हम काम मशीनों से करवा लेंगे। तो वो एग्जिस्ट नहीं किया। वो दुनिया में जो स्कैंडिनेवियन कंट्री में एक जगह लागू भी हुआ, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये माना गया कि जो मनुष्य की जो कैपेसिटी है, इंसान की कैपेसिटी, वो खत्म हो जाएगी। और किसी भी देश के पास इतना फंड भी नहीं था, है ना। तो इंडिया में भी उसे लाने की कोशिश थी और क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जो हम लोग फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं, जो मनरेगा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं जो उसे इंडिया में किया जा रहा है, जबकि इंडिया लोन भी बहुत ज़्यादा लेता है। तो IMF वगैरह में उसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो वो एक चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें अक्सर निकल कर आती रहती। तो यहाँ पर मार्क्स का ये दूसरा कंसेप्ट। तीसरी बात है एलिनेशन की। एलिनेशन को मार्क्स कैसे समझाता है, उसको कहता है, वो इसे हिंदी में बोलते हैं अलगाव या विरचना। एलिनेशन को मार्क्स कहता है 3 तरीके से एलिनेशन होगा। वो कहता है
कि जब आपकी जो है कॉम्पिटिटिवनेस कमज़ोर होती जाएगी, जब ऑटोमेशन बढ़ता जाएगा, मशीनीकरण जब बढ़ता जाएगा, तो कहता है कि जब आप बार्गेन नहीं कर पाओगे तो आपको कम पैसे में काम करना पड़ेगा। और इसके लिए वो बोलता है, बहुत ही क्लियरली बोलता है, कहता है कि 3 तरीके से आप एलिनेट होगे। पहली चीज़ आप कैसे एलिनेट होगे कि आप सबसे पहले समाज से एलिनेट होगे, सोसाइटी से एलिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपको 8 से 10-12 घंटे काम करना पड़ेगा, तो आप किसी रिश्तेदार से नहीं मिल पाओगे, किसी फ्रेंड से नहीं मिल पाओगे। दूसरी चीज़ है आपके जो है आपकी वेज कम होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप अपने परिवार का जो है लाइवलीहुड है, जो भरण पोषण है, वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। और तीसरी चीज़ क्या है, आप पूरे तरीके से इंजेक्ट हो जाओगे, आप स्वयं से अलगावित हो जाओगे। स्वयं से अलगावित हो जाने का मतलब है आप खुद एक मशीन बन जाओगे। वहाँ मार्क्स की बात बोलता है कि जो रिलीजन है वो जो है कैपिटलिस्ट जो है वो ओपियम ऑफ मासेस की तरह यूज करेगा। कैसे यूज करेगा? ताकि क्रांति ना हो। तो ये बताएगा कि तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है, तुम्हारे किस्मत में यही लिखा है, इसलिए तुम्हें ये काम करना है। तब कभी आपके अंदर जो सेल्फ जो अवेयरनेस है जिसे मार्क्स यूज करता है, वो कहता है क्लास जो है कॉन्फ्लिक्ट की भावना वो नहीं आएगी और आप जिंदगी भर उसी मजदूरी की तरह काम करते रहोगे। और चौथा उसका कंसेप्ट आपके कोर्स में है क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष क्या, बेसिकली मार्क्स जो अपनी वर्ग की या क्लास की डेफिनेशन है उसमें वो बताता है कि बेसिकली 2 ही तरीके के वर्ग हो सकते हैं समाज में, एक है कैपिटलिस्ट और दूसरा है प्रोलेटेरियत। उसको वो जो है फ्रेंच वर्ड है, तो एक्चुअली वो यूज करता है इस तरह से, वो ऐसे बताता है, वो कहता है जो बुद्रोजी, उसके लिए बुद्रोजी वर्ड यूज करता है, ठीक है। वो कहते हैं बहुत छोटा होगा लेकिन पूरी उसका जो है इसके पास जो वेल्थ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। आज आप देखते हो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, लास्ट ईयर की रिपोर्ट बोलती है कि 1% लोगों के पास 23% वेल्थ है और लास्ट 50% लोगों के पास मात्र 12 से 13% वेल्थ थी। तो ये बात सही है। वो कहता है कि जो मिडिल क्लास वो भी होगा, वो कहता है मिडिल क्लास वो भी होगा। उसके लिए वो एक वर्ड यूज करता है पतित बुर्जुआ, हिंदी में, इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं उसके लिए पैटी बुर्जुआ। उसके लिए वो बताता है, कहता है कि ये कंपटीशन कर ही नहीं पाएगा और ये नीचे मजदूर बन जाएगा, ये लेबरर बन जाएगा, या उसके फ्रेंच में कहा जाए तो प्रोलेटेरियत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पर क्लास, वो कहता है कि जब भी अगर मजदूरों को एक होना है तो उन्हें क्लास फॉर इटसेल्फ होना पड़ेगा, स्वयं के लिए वर्ग बनना पड़ेगा। यानी कि उनके अंदर जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है उससे बाहर आकर उनके अंदर क्लास जो है कॉन्शियसनेस उनके अंदर लानी पड़ेगी, ठीक। तो ये मैंने जो बताए थे 3 तरीके के थिंकर बताए थे, उसमें ये जो है कह सकते हो निगेटिव तरीके के थिंकर कह सकते हो या कॉन्फ्लिक्ट वाले थिंकर कह सकते हो। ये हैं, ये इमाइल दरखाइम इनका नाम है, ठीक है। और इनको पॉजिटिव थिंकर माना जाता है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रकारवादी चिंतक हिंदी में बोलते हैं और इनको सोशियोलॉजी का फर्स्ट प्रोफेसर भी बोला जाता है, ठीक है। एपिनल में इनका जो है बर्थ हुआ था। ये इनका क्या है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, श्रम विभाजन की बात करते हैं। ये कहते हैं सोसाइटी में 2 प्रकार के समाज हो सकते हैं, 2 तरीके से इन्होंने कैटेगराइज करा। ये इनका कैटेगराइजेशन मेरा नहीं है, ठीक है। तो ये बताते हैं एक कैटेगराइजेशन जिसको ये बोलते हैं आदिम समाज, एंशिएंट सोसाइटी, और एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं सावयवी समाज, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्गेनिक सोसाइटी। ऑर्गेनिक सोसाइटी मीन्स आप कह सकते हो कि मॉडर्न सोसाइटी, और आदिम समाज मतलब एंशिएंट सोसाइटी, ठीक है। एंशिएंट सोसाइटी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उस दौरान कैसे रिलेशन हो सकते थे, इनफॉर्मल रिलेशन हो सकते थे, दमनकारी कानून होते थे। आज के टाइम में कैसे हैं, रूल ऑफ लॉ है, ठीक, जो है डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैं किसी एक विषय में, जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ तो सोशियोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ, मैं ज्योग्राफी का नहीं हो सकता, मैं इकोनॉमी जो है ऑप्शनल नहीं पढ़ा सकता, ठीक, मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये खास तरीके का, जैसे आप डॉक्टर देखते हो तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो कार्डियो में उसका स्पेशलाइजेशन है, कोई न्यूरो का है तो न्यूरो में स्पेशलाइजेशन। तो आज का जो समाज है बहुत ज़्यादा, उसके लिए ये जो है इमाइल दरखाइम वर्ड यूज करता है, वो कहता है बलात् श्रम जैसी स्थिति होगी, मतलब बहुत ज़्यादा जो लेबर की जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। एक समय में आएगा कि आप एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक के किसी सेगमेंट में जाकर आपको स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी ज़िंदगी को ठीक तरीके से चला पाओगे। फिर वो बोलता है सोशल फैक्ट का, उसका दूसरा कंसेप्ट है सोशल फैक्ट में। वो बोलते हैं कि एवरीथिंग इज सोशल फैक्ट, मतलब हर एक चीज़, जैसे मैंने कोई चीज़ बोली, कोई बात बोली, कोई सेंटेंस बोला, वो सोशल फैक्ट। वो कहते हैं कि अगर मैं आँख अपनी ब्लिंक कर रहा हूँ, अपनी पुतली ब्लिंक कर रहा हूँ, ये भी एक सोशल फैक्ट है, वो मैं समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। फिर वो सुइसाइड की बात करता है, और वो सुइसाइड की बेसिकली कभी उसने डेफिनेशन नहीं दी, ये सब जगह गलत लिखा है किताबों में, सुसाइड की उसने कभी डेफिनेशन नहीं दी, वो सुसाइड रेट की एक्चुअली बात करता है। चूँकि पॉजिटिव थिंकर है तो कहता है कि समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना
ठीक, जो जितनी भी समाज में सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियां हैं और घटनाएं हो रही हैं वो सब समाज के लिए जरूरी है, पर उनका घटी और बढ़ी दर समाज के लिए हानिकारक है। उनका रेट कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो अपराध कम हो जाएंगे तो पुलिस व्यवस्था का क्या होगा, जो नौकरशाही जुडिशरी कैसे काम करेगी। तो अपराध का एक लोएस्ट फॉर्म में होते रहना जरूरी, हालांकि नेगेटिव बात है, बट वो कहता है इससे जो पूरा सिस्टम सही तरीके से चलता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ पर निर्भर है, और ये कोई चीज़ बहुत ज़्यादा घटे और बहुत ज़्यादा बढ़े वो अच्छी बात नहीं है। जब उसने सुसाइड की स्टडी करी तो उसने 2-3 तरीके बताया, इकोनॉमिक सुसाइड बताया, एक एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड बताया, जहाँ पर आप किसी के लिए जान देते हैं। जैसे मान लो एक नेशनलिस्टिक फीलिंग है, सेना पर हमारे जवान हैं, जरूरत पड़ेगी हमारे देश की सुरक्षा के लिए वो अपनी जान देते हैं, है ना। एक इगोइस्टिक फीलिंग है, जहाँ पर मान लो कोई बच्चा क्लास 10th में फेल हो गया, वो सुसाइड कर लेता है ना। और एक थर्ड है, उसके लिए वो बताते हैं कि जैसे कोई विडोज़ को एक टाइम में क्या किया जाता था, उनको तो ज़बरदस्ती सती प्रथा थी, तो सती प्रथा के चलते उनको ज़बरदस्ती उनको सुसाइड कराया जाता था, है ना। फिर वो रिलीजन की बात करता है, तो रिलीजन जो है इमाल दरखाइम का रिलीजन है, सोसाइटी का कंसेप्ट है। इनका जितना अच्छा रिलीजन का कंसेप्ट है उतना अच्छा मुझे किसी का नहीं लगता है, जो कि ये बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं रिलीजन जो है बेसिकली सोसाइटी में इंटीग्रेशन लाने का काम करता है। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हिंदी में सामाजिक सुदृढ़ता का। कैसे, जैसे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, कुछ भी है यहाँ हम जाकर अपनी बात को प्रेजेंट कर, अपनी फीलिंग्स को रखते हैं, और उन फीलिंग्स में जहाँ पर हम फेल होते हैं तब इन चीज़ों पर हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज ढंग से काम करता है, क्योंकि उन चीज़ों को उनके साथ हम जोड़ कर रखते हैं। अगर ये चीज़ें हट गई और हम मतलब कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा हम गैर धार्मिक होते चले गए, तो जाकर इंसान पर कंट्रोल बनाना बहुत ही टफ जॉब है। वो इस बात की बात करते हैं, इसलिए कहते हैं कि रिलीजन जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। वो एक सोशल सॉलिडरिटी लाने का काम करता है, सामाजिक एकता या सुदृढ़ता लाने का काम करता है। बेटा तीसरे तीसरे थिंकर हैं ये है मैक्स वेबर। ये मैक्स वेबर हैं, और जो मैंने बताया था इंटरेक्शनिस्ट थिंकर, अंतः क्रियावादी उपागम वाले जो चिंतक हैं वो मिस्टर मैक्स वेबर है। इनका कंसेप्ट है सोशल एक्शन का, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सोशल एक्शन में ये बेसिकली 4 तरीके के सोशल एक्शन बताते हैं, और ये कहते हैं कि सब कुछ जो समाज में घट रहा है वो सोशल एक्शन के फॉर्म में घट रहा है। ठीक, सब लोग जो है एक दूसरे से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं आप सभी से पढ़ा रहा हूँ, एक वर्चुअल मेथड्स में इंटरेक्ट हो रहा हूँ, बट ये इंटरेक्शन का एक मेथड है। ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा होता तो वो जो है अलग तरीके का इंटरेक्शन का मेथड होगा, हम अपने घर में, परिवार में, समाज में, लेकिन वो इंटरेक्शन के अंदर बहुत सी बातें बोलते हैं। ये इंटरेक्शन कैसे डेवलप होता है, कैसे डाउन होता है, इन सब की वो बात करते हैं। इसमें वो एक कंसेप्ट लाते हैं सोशलाइजेशन का। जैसे मान लो एक ऐसा बच्चा जो किसी बस्ती में झुग्गी झोपड़ी में रहता है, सोचो वो किसी सिविक व्यक्ति से कैसे इंटरेक्ट होगा, और एक जो है एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा कैसे इंटरेक्ट होगा, एक मिडिल क्लास का बच्चा कैसे इंटरेक्ट होगा, और एक अपर मिडिल क्लास का बच्चा कैसे इंटरेक्ट होगा, है ना। सबके इंटरेक्शन में उनका सोशलाइजेशन का कंसेप्ट काम करेगा। जैसा मदर फादर और जैसे उनके आसपास का समाज होगा वैसा उसको इंटरेक्ट करना समझाएगा, बताएगा। फिर जो है आइडियल टाइप की बात करते हैं, ये बेसिकली इनके मैथडोलॉजी है। मैथडोलॉजी का आप इस तरह से समझ सकते हो कि ऐसी चाबी जिससे हर ताले खोले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसको उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। हर एक फिलोसफर का, चाहे वो आप एथिक्स पढ़ लीजिए, चाहे आप कोई भी विषय पढ़ लीजिए, उसकी एक अपनी मैथडोलॉजी होती है जिसके अराउंड उसके सारे सिद्धांत, उसके सारे कंसेप्ट वो वहाँ पर आपके काम करते हैं। तो वो आइडियल टाइप का कंसेप्ट है। वो कहते हैं एवरीथिंग इज जो है आइडियल टाइप, सभी कुछ जो है वो आदर्श प्रारूप है। और आदर्श प्रारूप जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा तो है कि एबॉलिश अनटचेबिलिटी को हम अबॉलिश करेंगे, बट एबॉलिशमेंट नहीं हो रहा है। आप देखते हो कि जो है अच्छे अच्छे लोगों को घोड़ी से उतार दिया जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम के बेसिस पर काम करती है। तो अभी हम अपने संविधान के आदर्शों को यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तक नहीं पहुंच पाए हैं। उसी तरीके से आइडियल टाइप की जो बात करते हैं वो ऐसे कहते हैं कि जैसे दिन में देखा गया सपना है, वो बोलता है कि जो है दिवा स्वप्न की तरह से है, ठीक है। तो वो उस तरह से हमें उसे प्राप्त करना, लेकिन एक विजन है यहाँ पर। फिर अथॉरिटी की बात करता है। अथॉरिटी मीन्स सिंपल बात है कि जो पावर है उसमें लीगलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर में रेड करता है, आकर ईडी रेड करती है, सीबीआई आती है, तो वो लीगल रेड है, वो अपनी पावर का लीगल यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चोर अगर आपके घर में घुस के सारा पैसा ले जाए तो फिर वो क्या होगा, वो प्योर तरीके से पावर यानी कि दमनकारी जो है ताकत का वो एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ये अथॉरिटी उसमें है। फिर ब्यूरोक्रेसी की बात आती है।
अब ब्यूरोक्रेसी में आप लोग जाना चाह रहे हो, ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी का जो कंसेप्ट है बेसिकली कैसे डेवलप हुआ ये बताएंगे उसमें। तो वो बताते हैं कि जब मैंने अभी बताया था कि जब पहली यूनिट आपकी है कि इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में, जहाँ पर मैंने बताया था कि ये इमरजेंस यूरोप में ही क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हो गए। तो उसी दौरान ये ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट में पाई थी। ये यूपीएससी की ब्यूरोक्रेसी नहीं थी जिसमें प्रशासक बनेंगे, ये मैनेजरियल ब्यूरोक्रेसी थी जो उस कंसेप्ट को अब बाद में दुनिया में इतना अच्छा अप्रोप्रिएट कंसेप्ट इन्होंने दिया जो है मैक्स वेबर ने, कि उसको बाद में जो है सरकारों को चलाने में उसमें सहायक के तौर पर वो जो है काम करने के लिए यूज किया जाने लग गया। ठीक है, फिर इनका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, इसको हिंदी में एक बहुत सिंपल सेंटेंस है, पूंजीवाद का आचार। आचार वो खाने वाला नहीं, एथिक्स का वाला। तो वहाँ पर इस कंसेप्ट के अंदर वो 5 रिलीजन की स्टडी करते हैं, और इन रिलीजन की स्टडी में वो क्या पाते हैं कि देखते हैं कि सभी जो धर्म हैं अलग अलग बात बोलते हैं। जैसे हिंदू जो धर्म है वो मध्यम मार्ग की बात करता है, मिडिल पाथवे की बात करता है, यानी उससे वो एज्यूम करता है कि हिंदुस्तान कभी इकोनॉमिक सुपर पावर होगा ही नहीं। ये वेबर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ में बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा एग्जिजरेट नहीं करते। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे कार्ल मार्क्स को मैंने बताया, कार्ल मार्क्स की जब उनका जब बच्चे मरे थे तो उनके पत्नी को, उनके चूँकि वो पूरे तरीके से लीन रहते थे स्टडी में, तो उनको बहुत मतलब नहीं होता था, उनकी पत्नी को $150 उनके दोस्त ने उधार दिए थे, तब जाकर वो अपने बच्चों के लिए कफन लाई थी। आप एज्यूम करिए, क्या हमारे आसपास का जो सोशल सिस्टम है, क्या उसमें कोई कफन के लिए पैसा उधार देता है? वो तो आसपास के लोग इतना खर्च कर देते हैं अगर वो व्यक्ति कैपेबल नहीं है तो, है ना। तो यहाँ पर वो बताता है कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं बेसिकली वो पूरे तरीके से वर्क इज वर्शिप के कॉन्सेप्ट पर हैं। उनका जो है उनका काम उनके लिए सबसे ज़रूरी है। जहाँ पर वो लोग एक मेथड को यूज़ करते हैं जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का है, जिसमें वो कहते हैं कि जल्दी सोना जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, एक पैसा बचाना 100 पैसा कमाने के बराबर है। ठीक, समय ही धन है, टाइम इज़ मनी, इस तरीके की बातें करते हैं वो लोग, है ना। तो वो चीज़ है, इसलिए वेस्ट की सोसाइटीज़ में आप देखोगे जो इकोनॉमिक वेल्थ है उसका क्रिएशन या उसका कलेक्शन बहुत हाई लेवल पर है, बट उनके देशों में जो हैप्पीनेस है वो नहीं है, क्योंकि वो बच्चा और जो फैमिली बाउंडिंग है वो नहीं। अब सोशल वहाँ रिलेशंस देखोगे बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इंडिया में, चाइना में या आसपास के देशों में, इनफैक्ट आप पाकिस्तान की बात करने क्यों ना कर लो, वहाँ पे भी सोशल रिलेशन उतने ब्रेकडाउन नहीं है जितना कि यूरोपियन कंट्री में है। फिर एक थिंकर है टॉलकट पार्सन्स। टॉलकट पार्सन्स भी दोस्तों पॉजिटिविस्टिक थिंकर हैं और इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रैंड थ्योरी, महान सिद्धांतकार इनको बोला जाता है। ठीक है, इनका कंसेप्ट एक सोशल सिस्टम का कंसेप्ट है और ये सोशल सिस्टम का कंसेप्ट बहुत ही प्यारा है। इसमें एक मेथड यूज करते हैं एजिल का। ठीक है, फिर पैटर्न वेरिएबल का है, प्रतिमान चर की बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा होपफुली। वो ऐसे बताते हैं AGIL। ठीक, एजिल का कंसेप्ट ऐसे। तो ए से वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। फिर जी से मतलब गोल, फिर ई से इंटीग्रेशन और एल से लेटेंसी। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन का मतलब है जो है अनुकूलन। यानी जैसे मान लो आप शहर से, गांव से शहर की तरफ पढ़ने हैं। एक्चुअली ये कंसेप्ट उन्होंने तब दिया जब उन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी के साथ हो रहा है और लोग माइग्रेट करके ऐसे इंडस्ट्री के पास आ रहे हैं। तो जैसे आप देखते हो कि जैसे लखनऊ शहर है, लखनऊ में तो सिनेमा है बट गांव में सिनेमा हॉल क्यों नहीं होते हैं? ठीक, तो इसका मैं अभी समझाता हूँ लॉजिक। क्योंकि यहाँ लोग क्यों आए भागकर, इंडस्ट्री के जब आसपास आए तो जो इंडस्ट्री थी उसके आसपास ऐसे बस्तियाँ बनने लग गई, इसके आसपास ऐसे बस्तियाँ बनने लग गई आसपास। ठीक है, इंडस्ट्री के आसपास जाहिर सी बात लोग रहेंगे। जब लोग रहेंगे तो उनके एग्जिस्टेंस के लिए हर एक चीज़ उनको चाहिए होगी, उनके एग्जिस्टेंस के लिए हर एक चीज़ उनको चाहिए होगी, वो चीज़ जो है उनके लिए काम करेगी। ठीक, तो वो जो है अपने अनुकूलन के लिए, अपने एडेप्टेशन के लिए हर एक चीज़ उनको, जैसे दवा चाहिए, उनको सब्जी चाहिए, उनको डॉक्टर चाहिए, उनको हर एक चीज़ चाहिए। आए किस लिए? लक्ष्य के लिए। किस तरीके के लक्ष्य के लिए? कि उनकी जो लाइफ है वो सेट हो जाए। ठीक, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर पाएँ, ये उनका टारगेट है, जिस वजह से वो यहाँ पर आए, परेशानियाँ उठा रहे हैं। ठीक, और वो उनको यहाँ पर और क्या चाहिए? अब जब यहाँ की लाइफ, जो अर्बन लाइफ है, वो बहुत ही प्रोफेशनल है,
तो यहाँ पर उनके इसके लिए लेटेंसी के लिए वो एक और वर्ड यूज होता है टेंशन मैनेजमेंट का, तनाव प्रबंधन का। तो शहर में आपको तनाव प्रबंधन के क्या साधन मिलेंगे, यहाँ आपको जो है अलग साधन मिलेंगे, यहाँ के जो रिसोर्सेज होंगे वो अलग होंगे, और जो विलेज होंगे उनके रिसोर्सेज एकदम डिफरेंट होंगे। वहाँ आपको घर में मम्मी दादियाँ मिलेंगी, पड़ोस के लोग मिलेंगे, बाबा जी मिलेंगे जो काम करेंगे। यहाँ पर क्या है, लोग वर्किंग हैं, यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हो प्राइवेसी चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है वो सारे जो काम हैं वो आपको फॉर्मल इंस्टीट्यूशन करके देंगे। भाई ट्रेज का सिस्टम आज भी गांव में है क्या, किसी भी आप गांव में नहीं देखोगे, लेकिन शहर में है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो पता लगा वो डे बोर्डिंग में बच्चा जा रहा है, जो हस्बैंड या वाइफ में जो पहले स्कूल से अपने ऑफिस से आता हुआ जा रहा है वो उस बच्चे को रिसीव करता हुआ जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है ये पैटर्न वेरिएबल की। पैटर्न वेरिएबल में बेसिकली 5 कंसेप्ट हैं, ये इनकी एक बुक है द सोशल सिस्टम, उसमें बताते हैं उसमें क्या उसका क्या पैटर्न वेरिएबल है। 5 टाइप में ये है बेसिकली कि जैसे मान लो कि स्कूल में आग लग गई, ठीक, और आप उसमें टीचर हैं, तो आप अपने बच्चे और आपका बच्चा पढ़ता है तो आप अपने बच्चे को बचाओगे या फिर आप दूसरों को बचाओगे। ठीक, इस तरीके की बात है, हर चीज़ को बाइनरी जो है सिचुएशन में एक्चुअली देखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें चीज़ें हैं। फिर है रॉबर्ट किंग मर्टन। रॉबर्ट किंग जो मर्टन है ये एक्चुअली जो है टॉलकॉट पार्सन्स के जो है स्टूडेंट थे, उनके शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बात, जो इनके काफ़ी सारे जो है एक्चुअली थेरीज हैं, लेकिन इनके जो चीज़ों को यूज करा गया है, यूपीएससी ने यूज करा है, वो सिर्फ यह है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। ठीक है, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट जो मैनिफेस्ट फंक्शन है इसमें बेसिकली क्या है कि इनका जो कंसेप्ट है वो ये भी पॉजिटिविस्टिक थिंकर हैं। तो लेटेस्ट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन में यानी कि जो आप निर्णय लेते हो उसका आपके समाज पर क्या प्रभाव है, ये लेटेस्ट नहीं है, लेटेंट है। ठीक है, उसका आपके समाज पर और आप पर क्या प्रभाव है इसके बारे में स्टडी की जाती है। और जो मैनिफेस्ट फंक्शन है इसमें लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है उसके क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ जाने की कोशिश की जाती है। फिर कन्फर्मेटरी एंड डेविएंस की बात करी गई है। ये डेविएंस जो है ये बहुत ही नेगेटिव कंसेप्ट है, इसको दरखाइम ने भी यूज करा है, हालांकि आपके कोर्स में मेंशन नहीं है, उसने पहली बार इसे यूज करा था। ये इसको बोलते हैं विचलन, हिंदी में बोलते हैं। इस डेविएंस में ये है कि जैसे जब आप किसी फॉर्मल सोसाइटी में जाते हो, जैसे आपको ड्रग्स, बहुत ज़्यादा तमाम इस तरीके की जो नशे की चीज़ें हैं वो आपको शहर में मिलेंगी, क्योंकि यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपका बच्चा स्कूल गया, सीएमएस पढ़ने या कहीं पढ़ने गया, और हो सकता है किसी भी इस तरीके की चीज़ में वो इंडल्ज हो जाए, है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो ये 2 वर्ड यूज करते हैं, मीन्स, जो मीन्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं उसमें कोरिलेशन ना होना। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कहा कि हम घूस देंगे और हम नौकरी पा लेंगे, और एक बच्चा है जो पढ़ाई करके जो है नौकरी पाना चाहता है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर यूज करने की बात है। फिर वो रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकली आज यूज होता है। रेफरेंस ग्रुप का क्या मतलब है, जैसे आप किससे प्रभावित, जब आप सिविल सर्विसेज तैयारी मान लो अच्छे से कर रहे हैं तो आपके ऊपर इम्पैक्ट कौन डाल रहा होगा, कोई बहुत बड़ा सिविल सर्वेंट, ठीक, मान लो अशोक खेमका आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो वो आपके संदर्भ समूह हो सकते हैं, है ना, या कोई मतलब नया लड़का इम्पैक्ट आप पर डाल सकता है। तो ये चीज़ या आपको हीरो बनना है तो आपको शाहरुख खान, आमिर खान या वॉटेवर जो भी आपको पसंद है वो आप पर डालते हैं। नेक्स्ट थिंकर आते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड इंटरेक्शन थ्योरी से रिलेट करते हैं और इनके सेल्फ एंड आइडेंटिटी का कंसेप्ट है, और बहुत ही प्यारे थिंकर हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड इंटरेक्शन थ्योरी पर बात करते हैं, इंटरेक्शनिस्ट हैं बेसिकली, जो अंदर से आपको जानना चाहते हैं। इस तरीके से आप समझिए, जैसे इस तरीके से स्टडी करने वाले लोग जैसे किसी हीरो की पर्सनल लाइफ को जैसे नहीं लोग जाते हैं और कहते हैं हम आपके साथ रहेंगे 5 दिन और आपके बारे में जानेंगे फिर हमको बताएंगे, फिल्मों में तो आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं ही, तो उस तरीके की बात ये करते हैं। ये बात करते हैं सेल्फ की, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्व, ठीक। तो ये बेसिकली फ्रायड से सीखते हैं, और फ्रायड एक साइकोलॉजिस्ट है, आप सभी को पता है। तो ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति का स्व है वो कैसे इवॉल्व होता है। फिर दूसरा कंसेप्ट है स्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ठीक। तो यानी कि जो मेरा सेल्फ है, मेरा सेल्फ ऐसे तो जैसे मुझे इस कमरे में बंद कर दिया जाए एक साल की या 6 महीने के बच्चे को, उसका सेल्फ कैसा होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम वो डेड होगा। मेरे पास मैंने एक बुक पढ़ी द पॉवर्टी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसमें एक पिक्चर है कि एक बच्ची को गरीबी के चलते सुअर के एक बाड़े में डाल दिया गया, तो सुअर जैसे खाना खाती हैं वैसे वो बच्ची खाना खा रही थी। तो जो सेल्फ है ये भी सोसाइटी के इम्पैक्ट में ही डेवलप होता है, और जिस तरीके के आप जैसे आप वेस्टर्न सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ का सेल्फ आप अलग तरीके का डेवलप होगा,
इंडियन सोसाइटी में रह रहे हो, अलग तरीके से सेल्फ डेवलप होगा। आप IAS बन जाओ तभी आपको पापा के पैर छूने ही है, दादा के पैर छूने ही है, सबके पैर छूने जो आपसे बड़ा है, ठीक। वहाँ आपकी फॉर्मल जॉब, इनफॉर्मल जॉब में आपको कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। और यूरोप में क्या बोलते हैं, हाई डैट बोलते हैं, वो पैर वैर छूने का कंसेप्ट नहीं। तो अलग अलग तरीके से आपका सेल्फ डेवलप होगा। सिर्फ ये मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया पैर छूने का, हर एक चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मीड को आप बेटा पढ़ते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, और ये जो है इस पर बात करते हैं फटाक से। स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी है, स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी की। स्ट्रेटिफिकेशन में हम लोग यहाँ जो बात करेंगे पेपर 1 में बात करेंगे, उसमें बात करेंगे स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संस्तरण, हायरार्की। जैसे DMO, ADM, SDM ऐसे करके नहीं होते हैं, उसी तरीके से आप सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कंसेप्ट आता है, ठीक। तो ये जो चीज़ है ये अभी पेपर 2 में और पेपर 1 में अलग अलग तरीके से, सेम यूनिट दोनों पेपर में है, ठीक। तो यहाँ जो हायरार्की है, यहाँ जो एक्सक्लूजन है, यहाँ जो पॉवर्टी है, यहाँ जो डिप्रिवेशन है, ये हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कंटेक्स्ट में, ठीक है। और जो पेपर 2 में आएगा उसे पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलरली दे रखा है सोशलॉजी ऑफ इंडिया या भारत का समाजशास्त्र करके, तो वहाँ पर उस तरीके समझेंगे। फिर इसका B पार्ट है थेरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तब देखिए यहाँ पर आ गया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो इसको हम समाज से जोड़कर देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, अब जब स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी आ गई तो ये बेसिकली एक सोशलॉजिस्ट हैं MN श्रीनिवास, उनकी थ्योरी है, जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने समाज में जो स्ट्रेटिफिकेशन को बताने की कोशिश करी थी। उन्होंने 2 तरीके से बताया था। उन्होंने कहा था संरचना में परिवर्तन, संरचना का परिवर्तन। इसको इस तरीके से बताया कि जैसे मान लो जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने हमारे सोसाइटी के जैसे सती प्रथा, नर बलि प्रथा, इन सबको समाप्त करने की कोशिश करी। तो उन्होंने धीरे धीरे उनको अबॉलिश करने का प्रयास करा। तो जो है चेंज इन सोसाइटी हो रहा था, चेंज ऑफ सोसाइटी नहीं हो रहा था, समाज का बदलाव नहीं हो रहा था। समाज का जो परिवर्तन है वो इतने सालों बाद अब धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि पूरे समाज में बदलाव, क्योंकि उस समय जो लोग इसके खिलाफ स्टेप ले रहे थे उनको मार दिया जा रहा था। इनफैक्ट आप अभी देखो, आज के 10 साल पहले देखो, जो लव मैरिजेस हैं, जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, जो लोग कर रहे थे उनको खाप पंचायतें या तो गाँव से बाहर कर रही थी या तो मार दे रही थी। किस नाम पर? कि जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, हार्मफुल है, हमारी सोसाइटी को वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी पर यहाँ पर आ जाएगी और वेबरियन थ्योरी आ जाएगी स्ट्रेटिफिकेशन में। तो मार्क्सिस्ट मैंने बताया 2 ही तरीके के वर्ग हैं और वेबर 3 तरीके के क्लास को बताता है। फिर डायमेंशंस के बारे में बेटा बात करेंगे। डायमेंशंस में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आएगा, जिसमें क्लास की बात करेंगे कि क्लास क्या होता है, अलग अलग थिंकर के बारे में जानेंगे, जैसे जो है मेल्विन ट्यूमिन का जानेंगे, मार्क्स का जानेंगे, वेबर का जानेंगे, दरखाइम के बारे में जानेंगे, है ना। क्योंकि पूरा सिलेबस लंबा डिस्कस होगा 4-5 घंटे में, थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। फिर स्टेटस ग्रुप के बारे में बात करेंगे। स्टेटस ग्रुप के बारे में इस तरीके से, जैसे मान लो मैं टीचर हूँ तो मेरा स्टेटस ग्रुप क्या होगा, टीचर्स वाला होगा। मान लो मैं बिजनेसमैन होता तो मेरा स्टेटस ग्रुप क्या होता, बिजनेसमैन का स्टेटस ग्रुप होता है ना। तो ये चीज़ है। जेंडर की बात करेंगे, जेंडर में मेल फीमेल की बात करेंगे। एथनिसिटी की बात करेंगे। एथनिक जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो समाज की मुख्य धारा में मेन एक्सट्रीम सोसाइटी में रहने के बावजूद भी पर्टिकुलरली अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे उनका अटायर, उनके जो है हेयर स्टाइल हर एक तरीके से अलग होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे, मेघालय वगैरह में आप देखोगे। फिर रेस के बारे में बात करेंगे, ठीक, मंगोलायड, ऑस्ट्रोलायड, ऐसे नीग्रो, ऐसे इन सब की बात करेंगे, ठीक है। फिर सोशल मोबिलिटी की बात आती है तो सोशल मोबिलिटी में ओपन एंड क्लोज सिस्टम। अब जैसे ओपन सिस्टम यूरोपियन सोसाइटीज़ में है, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में है, वहाँ पर क्या है कि जो कास्ट सिस्टम जैसी कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमिना नहीं है, तो वहाँ अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो क्लोज सिस्टम है वो इंडिया में है। इंडिया में क्या होता था कि जिस जाति में आप पैदा हुए इसमें अचीव्ड स्टेटस नहीं था, एस्क्राइब्ड स्टेटस था बेसिकली। यानी जिस जाति में आप पैदा हुए उसी से जुड़ा आपको पेशा अपनाना है, उसी से जुड़ा व्यवसाय आपको करना है, ठीक है। आप ब्राह्मण के बेटे हैं तो आप कितना भी बेवकूफ़ हों, लेकिन आपको जो है पंडिताई का काम करना है, लोगों के घर में पूजा पाठ करवाना है, कितना भी आप कम पढ़े लिखे हों। तो ये इस तरीके की चीज़ें। अगर आप मान लो आप किसी शूद्र के घर में पैदा हुए और आप बहुत इंटेलिजेंट है, फिर भी आपका काम सबकी सेवा करने का ही होता था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है, ग्लोबलाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो चेंजेस चेंज हो रही हैं। फिर टाइप ऑफ मोबिलिटी है, तो इसमें 2 तरीके का है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। सोर्स जो है सोर्सेज एंड द कॉज ऑफ मोबिलिटी की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट है वर्क एंड द इकोनॉमिक लाइफ, ठीक, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ की।
अब यहाँ पर आर्थिक जीवन और कार्य की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी में जैसे स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तीन तरीके से, इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट सोसाइटी तीन तरीके से डिफाइन करा गया है कि जो फ्यूडल सोसाइटीज़ होती थी, जो स्लेव सोसाइटी होती थी, उसमें किस तरीके से हायरार्की थी, किस तरीके से सिस्टम काम करता था, ठीक है। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो आपको जैसे पता ही कि इनफॉर्मल वर्क अगर बात करेंगे तो उसमें एमएसएमईज आ जाएंगी, लघु कुटीर उद्योग आएंगे, और फॉर्मल की बात करेंगे तो अलग लिमिटेड कंपनियां, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, स्टैंडअप्स, ये सब आएंगे। और लेबर एंड सोसाइटी की बात करेंगे तो अलग अलग सोसाइटीज़ में जो लेबर का काम करने का तरीका रहा है। जैसे इंडियन सोसाइटी की बात करो तो यहाँ श्रमिक का मतलब है जो खेत में काम करने वाला, फावड़ा चलाने वाला श्रमिक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी की बात कर लेते हैं, ये नेक्स्ट यूनिट है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी की। तो इसमें सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर, ठीक। अब यहाँ पर शक्ति का जो सिद्धांत आपको पढ़ना है समाजशास्त्र के ढंग से, यानी कि मैक्स वेबर के हिसाब से, ठीक है। फिर पावर एलीट यानी कि शक्ति अभिजन का कंसेप्ट है, ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट है, प्रेशर ग्रुप का कंसेप्ट है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेप्ट, ये समझेंगे। फिर नेशन और स्टेट के कंसेप्ट को समझेंगे, सिटीजनशिप के कंसेप्ट को समझेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में। फिर डेमोक्रेसी के कंसेप्ट में, सिविल सोसाइटी और आइडियोलॉजी के कंसेप्ट में समझेंगे, ठीक। तो ये चीज़ है। फिर प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट एंड कलेक्टिव एक्शंस, रिवोल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि विमेंस रिवोल्यूशन कैसे थे, एलजीबीटी का जैसे हुआ था लेटेस्ट ज़्यादा पूछता है, वो डिस्कस करेंगे। फिर रिलीजन एंड सोसाइटी की बात करेंगे तो सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन की बात करेंगे। सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन की जब हम बात करें तो इसका क्या मतलब है कि हम धर्म के समाज में जो अलग अलग सिद्धांत है उनको पढ़ेंगे, जैसे टोटम वगैरह की बात, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आगे बात आती है, फिर इसमें आता है टाइप्स ऑफ रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस के बारे में, एनिमिज्म, मोनिज्म, प्लूरिज्म, सेक्ट, कल्ट, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप मेन पढ़ते हो, जैसे आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो तो वहाँ एक वर्ड यूज हुआ सेकुलर, हर किताब में धर्मनिरपेक्ष लिखा, गलत है, वो पंथ निरपेक्ष एक्चुअली है। धर्म के नीचे होता है पंथ, पंथ के नीचे होता है सेक्ट, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। रिलीजन एंड मॉडर्न सोसाइटी है, रिलीजन एंड साइंसेज एंड जो है सेकुलराइजेशन के बारे में है, और रिलीजियस रिवाइवलिज्म के बारे में है, यानी धार्मिक पुनरुत्थानीकरण से बोलते हैं, यानी धर्म में जो बुराइयां आ जाएं उनको कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। फिर फंडामेंटलिज्म की बात करेंगे, जो कट्टरता को लेकर ज़्यादातर बात करती है, यानी कि इसमें एगोसेंट्रिज्म की बात होती है कि मेरा धर्म, मेरे लोग ही, मेरे जाति समाज संप्रदाय के लोग ही अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे है सिस्टम ऑफ किनशिप। सिस्टम ऑफ किनशिप का आपके इसमें कोर्स में है, तो इसमें फैमिली का क्या कंसेप्ट है, ठीक, फैमिली का, हाउस होल्ड्स का और मैरिज का क्या कंसेप्ट है, तो इसको बाकायदा डिटेल में समझेंगे कि जिस तरीके से काम करता है सिस्टम। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज़ के बारे में समझेंगे, तो आपको पता है जॉइंट एंड न्यूक्लियर दो तरीके के फैमिली होते हैं। लीनेज एंड डिसेंट के बारे में समझेंगे। पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कंटेम्पररी जो है ट्रेंड इसमें क्या चल रहे हैं, ठीक है। जैसे आजकल होमोसेक्सुअलिटी पर बातचीत हो रही, तो वो क्वेश्चन मान लो कि 2023 के मेंस में लगभग संभावना है कि आए। फिर सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, आप ये यूनिट पर बात करते हैं, तो इसमें सोशोलॉजिकल थ्योरी इन सोशल चेंज। अब यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको जेंडर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो है नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी पढ़नी पड़ेंगी, यहाँ पर आप फंक्शनलिस्ट भी, इंटरेक्शनिस्ट भी और मार्क्सनिस्ट थ्योरी भी पढ़नी पड़ेंगी। फिर डेवलपमेंट एंड जो है डिपेंडेंसी, विकास और निर्भरता का सिद्धांत है, ठीक, कि जिस तरीके से जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, उसका जो है इम्पैक्ट कैसे डेवलपमेंट पर हो रहा है, और डेवलपमेंट अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो उसका ह्यूमन लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उन किस तरीके से उनकी ज़िंदगी उससे प्रभावित हो रही है, तो वो सब कुछ यहाँ पर समझेंगे, ठीक। एजेंट एंड सोशल चेंज, सामाजिक जो परिवर्तन हो रहा है उसके एजेंट, उसके अभिप्रेरक कौन है, उनको जानेंगे। एजुकेशन एंड सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षा ने समाज में कैसे चेंज लाने का काम करा है, शिक्षा ने कैसे सोसाइटी को चेंज करा है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड
सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी और जो साइंस, और प्लस यहाँ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विज्ञान और जो है जो धर्म है उसमें कौन ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो उन सब की बात करेंगे। तो दोस्तों जो फर्स्ट पेपर हम लोगों ने डिस्कस करा है, होपफुली इसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आशा करेंगे कि आपको ये पसंद आएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें, और हम लोग इसको जो इस तरीके से रखेंगे कि हर यूनिट पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको सारा क्लियर करेंगे, प्लस मॉडल आंसर आपके करवाएंगे। ये सारी चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा, और जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ज़्यादा रियल होंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और बहुत ही ऑथेंटिक होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ लिखने पर ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ये हम आप सभी को पता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।